दोस्तों, हिंदी मिरर में फिर से आपका स्वागत है। मुझे लगता है सभी दोस्त हिंदी मिरर के साथ जुड़ चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक। जैसे कि आपको मालूम ही है कि आपकी सेकंड यूनिट चल रही है और सेकंड यूनिट में अब आपका ये लास्ट टॉपिक है। पता ही है ना आपको लास्ट टॉपिक आपका कौन सा है। लास्ट टॉपिक आपका भारतीय उच्च शिक्षा यानी कि यूजीसी से संबंधित है। यूजीसी की भारतीय उच्च शिक्षा में क्या भूमिका रही है और क्या भूमिका है, इसमें गुणात्मक विकास किस तरह से किया है यूजीसी ने, तो वह सब हम इस जो है वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि यूजीसी से संबंधित आपके बहुत से प्रश्न बनते हैं और जितने भी मैंने इसमें आपका कंटेंट लिया है यूजीसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ से आपके प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ। और आज ही जुड़े हैं तो शेयर करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक है, 3 काम आपके रहते हैं, लाइक करना रहता है, शेयर करना रहता है और जो नए जुड़ते हैं दोस्त उन्हें सब्सक्राइब करना रहता है, साथ में बेल आइकन भी हिट करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा में यूजीसी की भूमिका देखिए क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। पहले हम समझते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी देश में अनुदान प्रदान करने वाला एकमात्र ऐसा अनूठा अभिकरण है जिसके अंतर्गत 2 उत्तरदायित्व निहित होते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत यानी कि इसको 2 जो है उत्तरदायित्व मिले जाते हैं। पहला इसको क्या मिलता है, निधि उपलब्ध कराना। निधि यानी कि जो कॉलेज वगैरह होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं जो चलाते हैं, उसके लिए पैसा। और दूसरा उच्च शिक्षण संस्थानों में परस्पर समन्वय यानी कि आपस में उनमें भेदभाव ना हो, आपस में उनमें मिलनसारता हो, निर्धारणता मानक वो मतलब मानक जो जो सीमाएं होती हैं, जो नियम होते हैं उसको यूजीसी बनाता है। और अनुरक्षण करना, अनुरक्षण यानी कि उन्हें जो है अपने अंडर जो है सुरक्षा देना और उनके ध्यान रखना। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आता है, किसके, यूजीसी के अंतर्गत। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप मुझे लगता है यूजीसी को समझ गए होंगे कि यूजीसी क्या है, कौन सी प्रणाली है, क्या करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिदेश में निम्न को समाविष्ट किया गया है। ये बातें जो है यूजीसी के अंतर्गत आती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी आती हैं। पहली आती है, विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोन्नत एवं उसका समन्वय करना है, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देना है और साथ में उसका समन्वय भी करना है। विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षाओं, अनुसंधान के मानकों को निर्धारित एवं अनुरक्षित करना है। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि जो भी खोज वगैरह होती हैं, जो भी रिसर्च होते हैं, उनको अनुरक्षित और निर्धारित करना होता है। किसको, यूजीसी को। तो यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न था कि कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, तो ये पहला कि वो किस किस को, ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि जो यूजीसी है किस किस को जो है निधि उपलब्ध कराता है, कौन कौन से कॉलेज को, ठीक है, कौन कौन से विश्वविद्यालय को। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर विनियम तैयार करना। विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्रों में विकास का पर्यवेक्षण करना, यानी कि उनकी जो जाकर पहले तो जा करेंगे, उसके बाद उनका पर्यवेक्षण भी करेंगे। विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अनुदानों को सवितरण करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी कुछ इसमें खतरनाक वाली दिखाई दे रही होगी आपको, तो लेकिन इसको अगर आप ठीक से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। संघ एवं राज्य सरकारों एवं शिक्षा संस्थानों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवाएं प्रदान करना होता है। किसको, यूजीसी को। यूजीसी को जो संघ व राज्य सरकारें, ये तो पता ही होगा ना, राज्य सरकारें और संघ सरकारें कौन सी होती हैं, उनको उस शिक्षा संस्थानों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी मतलब जो संघ है, केंद्र है, और जो राज्य सरकार, उनके बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो उपाय आवश्यक होते हैं उनके विषय में केंद्रीय व राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करती है। कौन, यूजीसी की जो भी उनके लिए सही है उसके लिए परामर्श उनको देना होता है या फिर वो देती हैं। यूजीसी की भूमिका और संगठन किस तरह से हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ से प्रश्न 100% बनता है और ये तो जरूर ही बनता है। यूजीसी का अस्तित्व में कब आया, 28 दिसंबर
1953 को जरूर नोट डाउन कर लीजिए इसके कॉपी में। फिर है वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम से एक संवैधानिक संगठन बन गया। ठीक है, पहले तो वह अस्तित्व में कब आया? 28 दिसंबर 1953 को, और 1956 में संसद के अधिनियम से एक अच्छा मजबूत संगठन, संवैधानिक संगठन बन गया। चलिए आगे देखते हैं। यूजीसी अधिनियम की धारा 12 उपबंध कहती है, तो ये धारा भी आपको याद रखनी है कि कौन सी धारा में है ये, कि धारा 12 में है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श कर विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन तथा समन्वय और शिक्षण परीक्षा तथा अनुसंधान में मानदंड को बनाए रखने के लिए वे सभी कदम उठाएगा जो उचित समझता हो। तो जो शिक्षण से लेकर परीक्षाओं से लेकर जो भी मानदंड होंगे अनुसंधान रिसर्च को लेकर, वे सभी कदम उठाने का किसको है, मतलब किसके अंदर अधिकार है? यूजीसी के अंदर। और किसके प्रति उठाएगा? विश्वविद्यालय और विद्यालयों के प्रति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण एवं अनुसंधान के आयोग द्वारा विस्तार को तीसरे आयाम के रूप में जोड़ दिया गया। शिक्षण एवं अनुसंधान में आयोग द्वारा विस्तार को तीसरे आयाम में जोड़ दिया गया है। अब आते हैं अपने कार्यक्रम के निष्पादन के लिए आयोग। चलिए देखते हैं क्या है ये, आगे देखते हैं इसमें क्या है, देख लीजिए। आयोग की निधियों में से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अनुरक्षण एवं विकास हेतु अनुदान का आवंटन एवं संवितरण कर सकता है। आयोग क्या कर सकता है? जो निधि है जो उनको दिया जाना है अनुदान, उससे क्या कर सकता है? वह विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व विकास हेतु अनुदान का आवंटन बांट सकता है और उनका वितरण भी कर सकता है। ठीक है, किसको अधिकार है? यूजीसी को। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपके नेट में भी बनता है, और नेट में ये अलग से ही आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन मैंने कल भी बताया था आपको कि 50 क्वेश्चंस वहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ आपके 30 क्वेश्चंस आने हैं, और 30 क्वेश्चंस में आपके एक एक यूनिट में 4-4 टॉपिक हैं। जैसे कि अब ये जो यूनिट हमने ली थी आपकी सेकेंड यूनिट में 4 टॉपिक थे, हमने चारों टॉपिक आपके क्लियर किए हैं। पहले टॉप में यहाँ पे शिक्षण था, फिर आपका उसके बाद शोध था, शोध से ही जुड़ा फिर तीसरा टॉपिक था आपका वो जो आपके आंकड़ा से संबंधित था, आंकड़ा के स्रोत क्या होते हैं। फिर आपका 4th टॉपिक अब आ गया यूजीसी। तो इन चारों टॉपिक में से अगर आपके 2-2 क्वेश्चंस भी आते हैं तो 8 क्वेश्चंस तो इसी टॉपिक में से बन जाती हैं, यानी कि इसी यूनिट में से आपके कितने क्वेश्चंस? 8 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये जो मैंने आपको भी बताया ना कि यहाँ से ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो ये वाले यहाँ से 2 क्वेश्चंस तो आपके यहीं से उठ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2, एक तो आपका ये मतलब डेफिनेटली आ सकता है, 99% आप इसको मान के चलें कि ये आ सकता है आपका। चलिए, अधिनियम के अनुरूप नियम तथा विनियम आदि तैयार कर सकता है। अब आगे देखते हैं क्या है। 1956 की धारा 18 के अनुसार क्या है? आयोग विहित प्रारूप में विहित प्रकार से पिछले वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों का सटीक व पूर्ण विवरण देते हुए 1 वर्ष में एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा इसकी प्रतियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अग्रेषित करेगा, यानी कि उनको देगा और उनको बांटेगा। चलिए अभी देखते हैं इसका संगठनात्मक ढांचा क्या है। आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य होते हैं। अब आपको पता चल गया ना कि इसको जब ये यूजीसी का आयोग बनता है, आयोग जब बनता है इसमें क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और साथ में 10 सदस्य अन्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अध्यक्ष पद के लिए व्यक्ति केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल सदस्यों में से 2 सदस्यों का चयन केंद्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है। एक पॉइंट आपका ये बन चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देख लीजिए, कम से कम 4 सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से किया जाता है। दोस्तों जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, जब मैं आपको मेगा प्रैक्टिस सेट कराऊं तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़कर आएँ। जितने भी टॉपिक मैंने आपको करा दिए, चारों टॉपिक को लेकर अब मैं आपको 140 क्वेश्चंस का मतलब 2 सेट में दूंगी। 140 एक सेट में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम 70 करके इनको करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जितने भी ये चारों टॉपिक मैंने आपको क्लियर किए हैं सेकंड यूनिट से, इनको पढ़ के ज़रूर आए क्लास में। क्या होता है उससे आपके आंसर मोस्टली सही जाएंगे। अगर आप गलत आंसर देंगे तो इसका मतलब आपने टॉपिक ठीक से नहीं पढ़े हैं और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है।
तो हर यूनिट से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से प्रश्न करने हैं, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। 1000 प्रश्न की जो श्रृंखला है उसको तो आप देखिए ही, वहाँ मिक्स क्वेश्चंस है, ज़रूरी नहीं आपको यूनिट्स में से जो क्वेश्चंस हैं वहीं से क्वेश्चन बने, एक अलग से आपकी श्रृंखला बना दी गई है, वहाँ भी आप प्रश्न देखिए जाकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान या अनुभव हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो अभियांत्रिक, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे के सदस्यों अथवा जो विश्वविद्यालय के उप कुलपति अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केंद्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद हो अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो, यानी कि आपने किसी को भी बैठा दिया है, हायर एजुकेशन हो जिनके पास, उनको ही आप सदस्य चुन सकते हैं। अब आते हैं क्षेत्रीय कार्यालय। जो यूजीसी के कार्यालय हैं वो कौन कौन से हैं? यूजीसी ने महाविद्यालय के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न स्कीमों कार्यक्रम को कार्यान्वयन के लिए हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, बेंगलुरु में 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो ठीक है ये बनेगा। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय का परिचालन 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित यूजीसी कार्यालय से किया जाता है। जो दिल्ली में रहते हैं इस कार्यालय को देख सकते हैं, ये वहाँ पर अवस्थित है यानी कि स्थित है। अब आते हैं विश्वविद्यालय आयोग। ये जो आपको कार्यालय वाला टॉपिक है आपके, ये कार्यालय मैं आपको सारे ही बताऊंगी, जितने भी ये शहर हैं सबके बताऊंगी। चलिए देखते हैं अभी आगे, लास्ट में इनको दिखाएंगे। आगे देख लीजिए पहले थोड़ा सा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय केवल विश्वविद्यालयों का श्रेणीकरण करता है विनिमय 2018 के अनुसार। यहाँ पर बताया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देशों के माध्यम से विश्वविद्यालय को अधिसूचित उपखंडों 1, 2, 3 में निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्नलिखित 3 श्रेणियों अर्थात 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी में करेगा। अब हम ये श्रेणी देखते हैं कौन सी हैं। पहली श्रेणी में कौन से आएंगे? पहली श्रेणी का विश्वविद्यालय श्रेणी प्रथम में यदि उसे NAAC द्वारा, NA समझ रहे हो ना, NAA और C द्वारा यानी कि नाक द्वारा, ठीक है, 3.51 अथवा अधिक अंकों द्वारा प्रत्यायित किया गया हो, यानी कि इसके द्वारा इसको इतने पॉइंट्स मिले हों तभी। उसके बाद उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा समान प्रत्यायन ग्रेड अंक प्राप्त किया हो तभी उसको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। उसे टाइम्स हायर एजुकेशन अथवा QS की प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग के अधिकतम 500 में से रैंक दिया गया हो, और ये हर साल ही रैंक निकलती है। यहाँ से क्वेश्चन UGC नेट में बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो नेट का एग्ज़ाम होता है यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी उठते हैं, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है आपके भी यहाँ से प्रश्न बन जाए। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से भी आपका बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब आते हैं श्रेणी विश्वविद्यालय। इसमें दूसरी श्रेणी के कौन से हैं? उसे NA यानी कि नाक का 3.26 तथा अधिक तथा 3.50 तक के अंक को प्रत्यायित किया गया हो अथवा उसने विश्वविद्यालय आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा समान प्रत्यायन ग्रेड अंक प्राप्त किया हो, तो सेकंड में ये आ जाते हैं। अब आते हैं तीसरी श्रेणी में। तीसरी श्रेणी के विश्वविद्यालय कैसे होते हैं? कोई भी विश्वविद्यालय श्रेणी थर्ड में आएगा यदि वह श्रेणी फर्स्ट तथा श्रेणी सेकंड के अधीन नहीं आता है, यानी कि जो फर्स्ट में भी नहीं आएगा, सेकंड में भी नहीं आएगा, वो तीसरी श्रेणी में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपसे बताया था कि जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके बारे में मैं आपको पूरी सूची दूंगी, देख लीजिए। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ये मैंने भी आपको बताया ही था, कार्यालय SERO, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय WRO, केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय CRO, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय NERO। ठीक है, ये इसके कार्यालय हैं, और भी हैं नीचे, देख लीजिए इनको भी। फिर और क्या है? पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय ERO, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय SWRO, उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो SRCO। तो ये तो हो गए कार्यालय। अब इनके स्थान देख लीजिए, ये हैदराबाद, ये पुणे, ये भोपाल, गुवाहाटी। अभी तक तो मैंने आपको इस स्थान के नाम बताया था ना कि क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ यहाँ स्थित है, लेकिन अभी पूरे इनको नाम नहीं बताए थे। यहाँ सबके नाम पता चल गए, यहाँ सबके स्थान और स्थापना की तिथि भी पता चल गई, और कवर किए गए राज्य
जो ये हैदराबाद है ये किन किन को कवर करता है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और पंडुचेरी को कवर करता है। कौन? हैदराबाद। और इसका क्या कार्यालय कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इसका हैदराबाद में कार्यालय और क्षेत्र इसका कार्यालय का नाम यह है। स्थापना कब हुई इसकी? 28/1994 यानी कि 28 डेट और 9 यानी कि सितंबर 1994 में। तो यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सब क्षेत्रों को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी ज़रूर बनता है। इस टॉपिक में से आपका ज़रूर बनेगा। और वैसे तो जितने भी मैं टॉपिक में सिलेक्टेड टॉपिक ही लेकर आती हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा मैं कंफ्यूज ना करूँ, ज़्यादा पढ़ाकर, ज़्यादा क्वेश्चंस कराकर, ज़्यादा टॉपिक कराकर। उससे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं हम ये भी पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें, लेकिन इतना पढ़ने के बाद हम कंफ्यूज होते हैं और फिर हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं वो बेकार हो जाता है। तो सिलेक्टेड पढ़िए और अच्छा पढ़िए। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए। ठीक है, और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। और अगर लाल बटन अभी तक नहीं दबाया है, आज ही जुड़े हैं तो उसको दबाना ना भूलें जाने से पहले।